ईगो प्रॉब्लम नहीं रहेगा। जो दीदी भैया लोग होंगे उनको पता है लाइन कहां तक जाएगा ये नहीं पता, इसलिए हम बोलेंगे इनफिनाइट। हमारा लाइन एक्सिस को कहां पर इंटरसेक्ट करता है, ध्यान से। तो इसका आंसर यहीं पे आ गया है ना, ध्यान दो। तो यहीं पे आंसर हम लोग को क्लियर हो गया था कि दोनों लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट में एक कॉमन है। तो स्वागत है बच्चों आप सभी का हमारे एक नए वीडियो में, जहां पर हम कवर करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। मानता हूं बिना किसी बात के हम लोग चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं और सीधा बोल दिया हूं लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, लेकिन ये इनकम्प्लीट है। क्या इनकम्प्लीट है? इनकम्प्लीट जानबूझ के रखा हूं मैं। कोई बच्चा जो 9th की तैयारी अच्छे से किया होगा उसको पता होगा लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल 9th का है, बस 10th में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे वर्ड आ जाएगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ऑफ नहीं लगाना चाहिए, इन टू वेरिएबल, ठीक है। इस तरीके से हम लोग अब इक्वेशंस है, इक्वेशन की बात आ गई ना, इक्वेशन सॉल्व करना सीखेंगे। पहले लीनियर इक्वेशन क्या होता है ये देखते हैं। ऐसा कोई भी इक्वेशन, जैसे मैं ले लेता हूं x प्लस b इज इक्वल टू 0, कोई भी एक ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर या उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। इसी चीज को अपन क्या बोलते हैं, पावर 1 रहता है, इसी को हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। बेसिकली इसका अगर अपन ग्राफिकल मीनिंग निकाले तो इस इक्वेशन का, जैसे इस चैप्टर में हम देखेंगे ग्राफ देखते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन मिलता है हम लोग को। ये स्ट्रेट लाइन एक लीनियर चीज को शो करता है, जिसके कारण से इस टाइप के इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन वाली बात खत्म हो गई। टू वेरिएबल, यहाँ पे एक वेरिएबल नहीं होगा, टू वेरिएबल होगा। जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ y की भी पावर 1, x की भी पावर 1, दोनों की पावर 1 है, इसलिए लीनियर वर्ड यूज किया जा रहा है। अब पेयर ऑफ है ना, ये सर यहाँ पे कांस्टेंट टर्म्स भी ले लेते हैं इक्वेशन के लिए, ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आ गया पेयर ऑफ। तो पेयर ऑफ के लिए क्या कर देता हूँ, a1 b1 प्लस करके c1 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2। कोई ना कोई कांस्टेंट रहता है, या कांस्टेंट इस पार भी हो सकता है, इस पार भी हो सकता है। तो हमको जब भी क्वेश्चन मिलेंगे ऐसे पेयर में मिलेंगे, ठीक है। ऐसे पेयर में हम लोगों को क्वेश्चन मिलेंगे जिनका सॉल्यूशन हम लोगों को देखना रहेगा, ठीक। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल है, पावर भी 1 है तो लीनियर हो गए, और पेयर में इनका हमको इस चैप्टर में क्या देखना, सॉल्यूशन देखना है, ठीक है। इसका हमको क्या देखना है, सॉल्यूशन देखना है इस टाइप में। तो सॉल्यूशन बच्चे लोग दो टाइप के सॉल्यूशन मिलेंगे हम लोगों को। एक सॉल्यूशन रहेगा हम लोगों का ग्राफिकल सॉल्यूशन या ग्राफिकल मेथड, इसको सॉल्व करने का, किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के दो अप्रोच होंगे। एक होगा ग्राफिकल और एक होगा एल्जेब्रिक मेथड, ठीक है। ग्राफिकल में मैं आऊंगा, एल्जेब्रिक जो होता है वो अगला दो प्रकार का होता है। एक होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। इस इंट्रोडक्शन लेक्चर में मैं पूरे के बारे में बता देता हूँ, फिर नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग देखेंगे कि इनका सॉल्यूशन कैसे करते हैं। तो एक होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड अदर वन इज एलिमिनेशन मेथड। ये दो टाइप के मेथड हम देखेंगे एल्जेब्रिक के अंदर में, और यहाँ पे ग्राफिकल मेथड, एक मतलब जियोमेट्रिकल अप्रोच होगा एक तरह से, वो देखेंगे हम लोग। तो कुल मिला के 1 2 3 तीन टाइप के मेथड होंगे। एक और मेथड होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को फटाक से सॉल्व करने का, जिसको बोलेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। वो आपका एक बोनस टिप रहेगा, बोनस टिप की तरह मैं उसको समझाऊंगा आप लोगों को कि किस तरीके से हम ये तीनों मेथड का अगर यूज ना करें तो भी इक्वेशंस को आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ग्राफिकल मेथड में क्या होता है ये देखते हैं अपन लोग। तो बच्चे लोग अब हम देखने जा रहे हैं ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल अप्रोच देखने जा रहे हैं किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टाइप के प्रॉब्लम्स को, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कोई भी इक्वेशन एज्यूम कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग एज्यूम करके चलते हैं, यहाँ पे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। मैं एक बार कैमरा से देख लेता हूँ कि ये दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को, ठीक है बच्चा लोग। थोड़ा सा मैं राइटिंग के लिए आप लोग से माफी चाहूंगा, क्योंकि राइटिंग थोड़ा छोटा बनता है, कोई बात नहीं। अब जब मैं ये लिख रहा हूँगा, है ना, मैं जब इसको नोट करता हूँ व्हाइट बोर्ड पे, तब आप ध्यान देंगे कि उस दौरान मैं बोल भी रहा हूँगा। तो आप थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि ये जो लिखित में लिया गया है ये मैं बोल भी रहा हूँ ना, बाय राइटिंग के साथ साथ ओरली भी जा रहा है। पेयर करेंगे, सबसे पहले अपन लोग कंपेयर करेंगे इन लोगों को।
किसको, ये जो दो पेयर्स दिए हैं उनको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे जो भी हमारा क्वेश्चन रहेगा उसके साथ। तो हमको A1 B1 C1 और A2 B2 C2 की वैल्यू पता चलेगी। फिर हम यहाँ पे रेशियो को कंपेयर करेंगे, A1 और A2 का रेशियो की जो भी वैल्यू आएगी वो हम देखेंगे कि B1 अपॉन B2 की रेशियो के नॉट इक्वल होना चाहिए, है ना। होना चाहिए मतलब नहीं बोल रहा हूँ ना मैं कि यही होगा, नहीं बोल रहा हूँ। अगर होता है तब क्या मिलता है हमें, तब हमें उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब होता है कि ये दोनों लाइन को अगर अपन लोग रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफिकली तो वो एक दूसरे को किसी ना किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। इंटरसेक्ट करेगा मतलब इसका ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन क्या है कि दे आर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, बोथ लाइन, है ना। और उसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है, इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है कि इसका एक यूनिक सॉल्यूशन आएगा ही आएगा। यूनिक सॉल्यूशन मतलब कोई ना कोई एक आंसर आएगा, जैसे पॉइंट P पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो उसका कोई ना कोई एक आंसर आएगा ही आएगा वो, चलो ठीक है। इसी को बोला गया है यूनिक सॉल्यूशन। और अगर सर ये A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 इक्वल रहा, नॉट इक्वल नहीं आया, तब क्या होगा, तब बच्चा लोग आपको चेक करना है थर्ड रेशियो C1 अपॉन C2। अगर वो भी नॉट इक्वल आता है दैट मीन्स ये है कि बोथ लाइन्स आर पैरेलल, है ना। इसका ग्राफिकल मीनिंग क्या होता है, बोथ लाइन आर पैरेलल। पैरेलल मीन्स क्या होता है, दोनों को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो देखिए जब इंटरसेक्ट कर रहा था तभी सॉल्यूशन आ रहा था, ये तो इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहा है तो कभी सॉल्यूशन आएगा क्या, नहीं। तो इस समय बोलेंगे अपन लोग नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, क्योंकि बच्चा लोग सॉल्यूशन तब होता जब ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। और क्या होगा सर, जब A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, इक्वल है, बट वो C1 अपॉन C2 भी इक्वल हो गया, नॉट इक्वल नहीं आया, ये तीनों इक्वल हुआ। उस कंडीशन में क्या होगा, एक लाइन जो होगा उसी के इक्वल दूसरा लाइन भी होगा, है ना। एक लाइन होगा उसी के ऊपर भी दूसरा लाइन होगा। इस सिचुएशन को बोलते हैं कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट बोलते हैं, यानी एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन है। जैसे एक लाइन है ये वाला नीचे वाला, उसको हटा के मैं दूसरे लाइन को उसके ऊपर साइड में करूंगा तो वो ऐसा बनेगा, ठीक है। बट उसको एक दूसरे के ऊपर रख दिया तो रखने से क्या होगा, ये हर एक पॉइंट पर उसको क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, हर एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। तो देखिए एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है तो यूनिक सॉल्यूशन निकलता है। अब ये कितने पॉइंट पर लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा ये पता है क्या, नहीं। और लाइन कहां तक जाएगा ये पता है क्या, नहीं। जितना ले जाना चाहे ले जा सकते हैं। तो इसी को बोलेंगे हम लोग मैनी सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन, क्योंकि बहुत पॉइंट पर कर रहा है बट ये लाइन कहां तक जाएगा ये नहीं पता, इसलिए हम बोलेंगे इनफिनाइट वर्ड यूज करेंगे, इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो बच्चे लोग आप लोग समझ पा रहे हैं इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन। इसका एक टेबल बना लेंगे आप लोग, है ना। इस टेबल को थोड़ा याद रखेंगे, फिर क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो इस टेबल का यूज करेंगे। इसको आप लोगों को एकदम दिमाग में रखना है। कंपेयर किया हूं मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, सॉरी क्वाड्रेटिक बोल दिया, एक इक्वेशन से, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो चैप्टर है शायद नेक्स्ट चैप्टर है उसी की बातें आ रही है ना। इसको बोलेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल्स, ठीक है। C1 C2 वहां पे क्या है, कांस्टेंट है। मैं स्क्रीनशॉट के लिए आप लोगों के लिए टाइम दे देता हूं, ले लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं बच्चा लोग। क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका देख लेते क्या होता है ना। यहाँ पे जैसे क्वेश्चन में दे दिया साफ तौर पे, ग्राफिकली हम लोगों को क्या करना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। जैसे x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 और ये हो गया 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, ठीक है। इस टाइप से दो इक्वेशन हमारे सामने हैं। हमको क्या करना है, हमको क्या करना है बच्चे लोग, क्वेश्चन में दे दिया है कि ग्राफिकली, साफ तौर पर बोल देगा ग्राफिकली चेक करना है इसके सॉल्यूशन को कि क्या आ रहा है। क्या पता कभी नो सॉल्यूशन भी आ सकता है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, यूनिक सॉल्यूशन भी आ सकता है, मैनी सॉल्यूशन भी आ सकता है। तो हमको इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसका ऑब्जर्वेशन टेबल बनाना पड़ेगा, क्योंकि इक्वेशन से अपन को क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है ग्राफिकल मेथड में। अब ग्राफ बनाते टाइम हमको ये ध्यान देना है इसका टेबल बनना चाहिए पहले, उसके बाद ही ग्राफ बनेगा। तो फॉर एग्जांपल इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है, इसका हमको सॉल्यूशन देखना है, ठीक है।
जनरली हर मेथड में क्या होगा, हर समय ऐसा नहीं होगा लेकिन मैक्सिमम मेथड में क्या होगा, सबसे पहले आपको कुछ स्टेटमेंट दिए होंगे, ठीक है। स्टेटमेंट मतलब थ्योरेटिकल पोर्शन होगा, थ्योरेटिकल पोर्शन से आपको इक्वेशन बनाना सीखना पड़ेगा। आई थिंक जो बच्चे लोग 9th में अच्छे से पढ़े हैं उनको याद होगा कि हम पहले क्या करते थे, थ्योरी बेस स्टेटमेंट से इक्वेशन बनाते थे, वहां तक सीख लिए थे। ये 9th क्लास में हमको क्या करना है, ये बने बनाए इक्वेशन को, क्या पता कोई क्वेश्चन में स्टेटमेंट रहेगा तो 9th पढ़े तो उसका फायदा उठाएंगे कि हमको इक्वेशन बनाने भी आता है और इक्वेशन के बाद ही उसका सॉल्यूशन देखना है हमको। यहाँ पर अपन 9th पढ़ रहे थे और 1 वेरिएबल था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, 2 वेरिएबल, पेयर वर्ड नहीं था बस। और ये 10th में बस एक एक्स्ट्रा आ गया कि हम उसका सॉल्यूशन भी देख रहे हैं पेयर के साथ, ठीक है, पेयर के साथ, क्योंकि दूसरा लाइन होगा तभी वो इसको इंटरसेक्ट कर सकता है, तब इसका सॉल्यूशन निकलेगा। 10th में क्या था, पेयर ऑफ नहीं था, तो एक ही हम लोग क्या बना पाते थे, एक ही इक्वेशन से एक ही ग्राफ, एक ही लाइन बना पाते थे, स्ट्रेट लाइन, दूसरा लाइन नहीं मिलता था, इसीलिए सॉल्यूशन वहाँ नहीं था। तो हम क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन टेबल बनाएंगे सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट का, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लेके चलते हैं, यहाँ से y की वैल्यू निकाले थे, तो y की वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 माइनस एक्स, ठीक है, 6 माइनस एक्स, 3 को इधर लेके आ जाऊंगा तो बाई 3, ठीक है। अब इसके लिए अपन टेबल बना लेते हैं। तो टेबल बनाने का तरीका क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ 3 सेक्शन बनाएंगे, एक सेक्शन में रिलेशन बताएंगे, जैसे यहाँ पे हो गया x और यहाँ पे हो गया y, y की वैल्यू क्या आया बच्चा लोग, 6 माइनस एक्स बाई 3, यहाँ पे एक बार 0 रख देंगे, एक बार यहाँ पे 0 रख देंगे, ये देखेंगे कि x की वैल्यू 0 रखने पर y की वैल्यू में क्या आता है, और एक बार y की वैल्यू 0 रख के देखेंगे कि x की वैल्यू क्या आता है, ठीक है। जैसे ही हम x की वैल्यू 0 रखते हैं, कहाँ गया ये, x की वैल्यू 0 रखते हैं तो 6 माइनस 0 6, 3 1 3, 3 2 6, तो ये हो गया 0 2, ठीक है, एक इंटरसेक्शन पॉइंट। और जैसे ही y की वैल्यू यहीं यहाँ पे मत रखो, यहाँ पे रख दें, यहाँ के y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा 6। इस तरीके से इंटरसेक्शन पॉइंट इक्वेशन फर्स्ट के लिए, इंटरसेक्शन पॉइंट किसके लिए, इक्वेशन फर्स्ट के लिए क्या मिल रहा है आप लोग को, 0 2 और ये 6 0। इसका मतलब इन दो पॉइंट्स पर इक्वेशन फर्स्ट एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। वैसे ही इक्वेशन सेकंड को लेके चलते हैं अपन लोग, इक्वेशन सेकंड के लिए y की वैल्यू कितना हो जाएगा, 3y इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2x माइनस 12, उस पर जाके हाँ माइनस 12, ये इधर लेके आ जाए तो बाई 3, ऐसा हो जाएगा, ठीक। फिर इनके लिए ऑब्जर्वेशन टेबल बनाएंगे, तो ऑब्जर्वेशन टेबल कुछ इसी तरीके का बनेगा। आपको दिख रहा होगा ये बहुत बड़ा बन रहा है सर, लेकिन है ये चीज़ें बहुत छोटी है ना, एक बार x की और एक बार y की वैल्यू, y की वैल्यू कितना है 2x माइनस 12 बाई 3, एक बार x की वैल्यू 0, एक बार y की वैल्यू 0। हर क्वेश्चन में कुछ इसी तरीके से करना है, जिससे पता चल जाएगा कि हमारा लाइन एक्सिस को कहाँ पर इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। देन फिर क्या करेंगे, x की वैल्यू 0 रखते हैं तो x की वैल्यू 0 माइनस 12 होगा, ये हो गया माइनस 4 माइनस 12, 3 1 3, 3 4 12, सामने माइनस है तो माइनस लगा दिए। y की वैल्यू 0 रखता हूँ मैं, यहाँ पे y की वैल्यू 0 रखता हूँ तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 0 0, 2 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट इसके लिए कितने हो जाएंगे, सेकेंड लाइन के लिए एक हो जाएगा 0 माइनस 4 और हो जाएगा 6 0, ये हो गया सेकेंड लाइन के लिए। तो देख सकते हैं ज़्यादा पॉइंट्स आगे पीछे तो नहीं है, 1 2 3 4 है ना, इसी तरीके से ग्राफ है, इसी तरीके से हम लोग बनाते हैं इसको भी। x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस है ना, z मत ले लेना, वो 3 डायमेंशन में होता है ना, तो हो जाएगा y डैश, ये हो गया 0। y पे क्या हो जाएगा -4 तक गया है ना, x पे कितना गया है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ऐसा समथिंग ना, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6 ऐसा समथिंग कुछ बनाए हैं। आप लोग जब ग्राफ पेपर में बनाओगे तो अच्छे से नाप वाप के बना लेंगे, ठीक है, थोड़ा अच्छे से मेजर वेजर कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छे से बनेगा। तो फर्स्ट लाइन इंटरसेक्ट कहाँ कर रहा है 0 2 में, कहाँ है 0 2, एक्स कोऑर्डिनेट 0 होना चाहिए, y ये, ठीक है, एक हो गया और एक होगा 6 0 6 0 है ना, ये 6 0। अगर आप देखोगे ध्यान से तो इसका आंसर यहीं पे आ गया है ना,
6 0 यहाँ पे इंटरसेक्ट करना है, वो मैं अभी चलो नहीं बताता हूँ उसको। 6 0 ठीक, ये हो जाएगा 2 0 2 और ये हो जाएगा 6 0। सेकंड क्या है 0 -4, ये हो गया 0 -4 और ये हो गया 6 0। तो इसको भी ऐसे मिला देते हैं। तो अगर आप देखोगे इसको मैं हटा के यहाँ पर रख देता हूँ 6 0 ताकि अच्छे से दिखे आप लोगों को। 0 -4, तो देखिए ये एक दूसरे को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 6 0 पर इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर आप ध्यान दो तो यहीं पे आंसर हम लोग को क्लियर हो गया था कि दोनों लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट में एक कॉमन है, तो उसका सॉल्यूशन वही होगा। ठीक है, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट किसका होता है, x का होता है, तो x = 6 एंड y = 0, ये हमारा आंसर रहेगा। अगर आप यहाँ रख के देखोगे वैल्यू तो उसको बैलेंस करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। x की वैल्यू 6 रख के देखिए यहाँ पे 6, 3 × 0 0, 6 = 6। चाहे सेकंड में भी रख के देखें तो भी ये 3 × 6 12 = 12 आ रहा है y की वैल्यू 0 रखने पर। तो इस तरीके से हम एक ग्राफिकल अप्रोच देखते हैं किसको सॉल्व करने की, किसको सॉल्व करने की, जी हाँ, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की। ठीक है, तो बच्चे लोग आप लोगों को क्या होगा, एक्सरसाइज फर्स्ट में जो फर्स्ट एक्सरसाइज होगा 3.1 होगा, उसमें आपको हो सकता है एक स्टेटमेंट दिया हो पहले, है ना, थियोरेटिकल बेस पे एक स्टेटमेंट दिया होगा जो कि 9th क्लास में हम सीखे थे, उसका इक्वेशन बनाना। जैसे इक्वेशन बनाएंगे तो वो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से फिर सॉल्यूशन करना है तो ग्राफिकल अप्रोच के थ्रू ऑब्जर्वेशन टेबल बनाएंगे। ऑब्जर्वेशन टेबल में x और y की जगह से क्रॉस में 0 0 रख के ये वाली वैल्यू लाके यहाँ से इंटरसेक्ट कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ बच्चे लोग आप लोगों को ये जो मैं समझा रहा हूँ, मेरा जो एक प्रयास है आप लोगों को समझाने का, वो समझ आ रहा होगा। और जितने भी बच्चे आप लोगों के साथ होंगे, हम क्या करेंगे, साथ में उन लोगों को पढ़ने के लिए थोड़ा प्रोत्साहित करेंगे, सपोर्ट करेंगे। तो जो भी दोस्त जिनको मैथ्स थोड़ा प्रॉब्लम आता होगा, मैथ्स में थोड़ा प्रॉब्लम आता होगा और वो आपके सच्चे दोस्त होंगे, तो कृपया करके उनके साथ ये शेयर करेंगे। और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जहाँ पे दीदी भैया लोग बड़े एग्जाम जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे, है ना, व्यापम की तैयारी कर रहे होते हैं या यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं, वहाँ पे छोटे छोटे मैथ्स पूछे जाते हैं और वहाँ पे फंस जाते हैं वो लोग छोटे छोटे मैथ्स में, उनको भी भेज सकते हैं। कोई ईगो प्रॉब्लम नहीं रहेगा। जो दीदी भैया लोग होंगे उनको पता है कि मैथ्स की वैल्यू क्या है बड़े क्लासों में जाने के बाद, हायर स्टडी में जाने के बाद। ठीक है बच्चे लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। एक्सरसाइज कंप्लीट करके आइएगा।